गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। तो स्टूडेंट आज हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है और उसका नेचर क्या है। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है? बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है जब हम इकोनॉमिक्स का यूज बिजनेस में करने लगते हैं। हाँ, मैनेजर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, जब ये सब लोग इकोनॉमिक्स का यूज बिजनेस में करने लगते हैं तो यही बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, जैसे रॉबिन्सन ने क्या किया कहा है कि साइंस है जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है रिगार्डिंग स्केयर रिसोर्सेज का और उनके अल्टरनेटिव यूजेस का। हम लोग ये जानते हैं कि रिसोर्स लिमिटेड हैं लेकिन जो हम लोगों के यूज़ हैं वो अल्टरनेटिव हैं। जैसे मिल्क है तो मिल्क हम लोग क्या कर सकते हैं, दूध की मिठाई भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन दूध क्या है, लिमिटेड है। ऐसे ज़मीन है, ज़मीन के हम लोग वेरियस यूजेस कर सकते हैं और ज़मीन हर तरह से यूज़ होती है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंगल रिसोर्स है लेकिन उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, हम लोगों को बहुत जगहों में उसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, अलग अलग ऑथर है, इन्होंने अलग अलग बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। इसके बाद आते हैं, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स है, हम लोगों की बिजनेस फर्म की आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो सॉल्व करती है, आखिर किस किस जगह पे यूज़ होती है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया इकोनॉमिक थ्योरी, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी हैं जिससे हम लोग को बिजनेस के बारे में पता चलता है, जिससे हम लोग लगाने के बाद हमारा बिजनेस बेहतर तरीके से ग्रो करता है। ठीक है, इसका बिजनेस मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट अपने डे टू डे लाइफ में सॉल्व करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रेगुलर बेसिस में होती हैं। ठीक है, उनको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स होते हैं उनके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या बताया गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी जैसे बिजनेस प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे, बहुत सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कि कम से कम सॉल्यूशन हो, यानी कि कम से कम वेस्टेज हो जिससे हम लोग बिजनेस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि बिजनेस एक ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जो स्टेटिक नहीं होता, डायनेमिक होता है, और डायनेमिक इन्वायरमेंट डे टू डे लाइफ बदलता रहता है। ठीक है, अब आखिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तो पहला क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक नेचर। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स दो पार्ट में, एक तो माइक्रो, दूसरी मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो हो गया, और मैक्रो क्या होता है जब हम लोग वही स्टडी पूरा एट द स्टेट कंट्री लेवल पे करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स एज अ होल लेते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या, यूज़ ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो हम लोग बिजनेस में जब यूज़ करते हैं तो बिजनेस फ्री फ्लो मतलब चलता है। ठीक है, इसके बाद क्या, रियलिस्टिक वन। ठीक है, रियलिस्टिक वन क्या है कि जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम में डील करती हो अकेले, हम लोग उसको ही चॉइस करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस हमारा डे टू डे लाइफ रियलिस्टिक वे में चलता है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मेटिव साइंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस क्या है। ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो वेरियस प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ऐसे डिसीजन मेकिंग हमको करना पड़ता है। बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि हमको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो डिसीजन हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, पॉस्टुलेट्स, एलिमेंट्स वगैरह दिए रहते हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हमने ऊपर बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम लोग कंट्री एज अ होल पढ़ते हैं ना, अब क्या है इसमें नेशनल इनकम भी आ जाती है, बिजनेस साइकिल होता है। ठीक है, वो भी आ जाता है, बिजनेस साइकिल के फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करने वाले वो भी आ जाता है। पब्लिक फाइनेंस, जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो भी आता है। फॉरेन ट्रेड, ठीक है, कि फॉरेन के साथ हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है ये भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स हम लोग दोनों पढ़ते हैं, माइक्रो भी पढ़ते हैं और मैक्रो भी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि साइंस क्या होती है। अब साइंस वो होती है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉलेज। ठीक है, और आर्ट क्या होती है, आर्ट क्या होती है जब हम लोग साइंस का डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देखेंगे, साइंस भी है आर्ट भी है। जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस भी है आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि वेल डिफाइंड एक स्ट्रक्चर्स होता है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे पॉस्टुलेट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए डिसीजन लेते हैं। और आर्ट क्यों है,
आर्ट क्यों है? मैनेजर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, वो इन सब जो रूल्स हैं, पॉस्टुलेट हैं, उनको इसके अकॉर्डिंग करता है कि उनकी डे टू डे लाइफ वो अपने हिसाब से इसमें चेंजमेंट कर लेते हैं, इसलिए आर्ट हो गया। ये यूज़र के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमिक्स के रूल हैं, जो पॉस्टुलेट्स हैं, उनको किस तरह से यूज़ कर रहा है, उसकी स्किल क्या है, पास्ट में उसने किस तरह यूज़ करा है। तो ये सब चीज़ें आर्ट के अकॉर्डिंग मतलब आर्ट के अंडर में आ जाती हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है एज वेल एज आर्ट भी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर में हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर पढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को पुल करते हैं या पुश करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कितनी क्वान्टिटी का प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग ये जानते हैं कि हमको कितनी डिमांड मतलब फ्यूचर में कितनी डिमांड क्रिएट होगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इसके आगे क्या? कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस भी एक मतलब मेन मुद्दा है, क्योंकि कॉस्ट हम लोग जब कोई कोटेशन वगैरह वो करते हैं, कहीं टेंडर वगैरह डालते हैं, तो सबसे पहले ये हो जाता है कि उसकी कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, और आउटपुट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। हम लोग इस तरह से डील करते हैं इकोनॉमिक्स को कि जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और बाकी जो मतलब क्या बोलते हैं प्रॉफिट हो हम लोग का मैक्सिमम हो। ठीक है, अब प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि आखिर प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर प्रॉफिट बेहतर हो रहा है, इतना हो रहा है कि हम लोगों को बिजनेस फ्री फ्लो चल सके, ठीक है, तो हम लोग वो कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी प्रॉफिट टेक्निक्स होती है, पॉलिसी होती है, एक ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस ये होता है कि हम लोग देखते हैं एक ऐसी कंडीशन जिस समय ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, वो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ठीक है, इसका कैपिटल मैनेजमेंट। अब कितना कैपिटल हमको फिक्स्ड में चाहिए, कितना मतलब करंट में चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म चाहिए, कितना लॉन्ग टर्म चाहिए, ये किसके अकॉर्डिंग होता है? कैपिटल मैनेजमेंट। और कैपिटल मैनेजमेंट भी इकोनॉमिक्स में ही होती है, एक ब्रांच ही होती है। सॉरी, ये जो इकोनॉमिक्स होते हैं इसमें हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो कैपिटल को मैनेज करता है। मैनेज कैसे करेगा? इकोनॉमिक्स के वेरियस टेक्निक्स, वेरियस रूल्स, वेरियस पॉस्टुलेट लगाएगा। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, कि हम लोग जब लोन लेंगे या कहीं बाहर से पैसा उठाएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, या रेट ऑफ रिटर्न, आखिर हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न देना है, जहाँ से हमने पैसा उठाया उसको कितना रिटर्न में देना है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना जिससे हम लोगों को मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, इसके बाद अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या है, इसे मतलब थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक बिहेवियर। इससे हम लोग को मालूम चलता है कि आखिर इकोनॉमिक बिहेवियर क्या है, वेरियस टाइप्स पर्सनस के क्या क्या इकोनॉमिक बिहेवियर है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो फ्यूचर की ग्रोथ है कंपनी की वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब वर्किंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में बिजनेस करते हैं, पब्लिक से डील करते हैं, तो हमको ये मालूम चल जाता है कि आखिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या चल रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट है, जिनमें क्या इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, ये हम लोग इकोनॉमिक्स के थ्रू जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे इंटेलेक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू मतलब ऐसा इंसान जो स्कॉलर हो, जो चीज़ों को ज़्यादा जानता हो, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कैलिबर हो। इंटेलेक्चुअल कैलिबर मतलब एक रैशनल बिहेवियर करता हो, उसकी थिंकिंग लेवल औरों की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, इसके बाद क्या? इकोनॉमिक्स टूल्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग वेरियस टाइप के डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो रही होगी, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल रही होगी, तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगी और हम लोगों के बिजनेस की भी ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? अगर देश में जो कंट्री में है डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा होगा, तो बिजनेस फर्म हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बेहतर तरह से फ्लरिश करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब हम लोगों की इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। अगर हम लोगों की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट हाइयर होगी, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी कंपनी है या हमारी फर्म है वो उसी तरह से परफॉर्मेंस देगी। हम लोग ये भी कह सकते हैं इकोनॉमी जो होती है वो सीधा इफेक्ट करती है बिजनेस को। इसके बाद क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग भी हम लोग बहुत सारे ऐसे वेरियस टूल्स, पॉस्टुलेट्स, रूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए हमको पहले से ही इकोनॉमिक प्लानिंग करनी होती है।
प्रिडिक्शन हम लोग भविष्य में कैसा क्या हो सकता है, कौन सी हम लोगों को डिमांड मीट करनी है, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती है जो हम प्रोडक्ट में इम्प्रूव करें, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब लार्जर इकोनॉमी हो सके। ठीक है, एथिकल वैल्यूज़, बहुत सारी एक ऐसी एथिकल वैल्यूज़ होती हैं जो हम लोगों को करनी पड़ती है। जैसे हम लोग CSR के विषय में पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अब तो ग्रीन मार्केटिंग भी चलती है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो ग्रीन हो। ग्रीन कहने का मतलब कम से कम पॉल्यूशन कर सके। ठीक है, आगे क्या है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यूजफुल टू द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो कंट्रीज़ के होते हैं उनको भी यूज़ होता है, क्योंकि बजट होता है, बजट भी एक तरह से फाइनेंस से रिलेटेड है, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स के टूल्स लगते हैं, फिजिकल डेफिसिट हो गया और ट्रेड फाइनेंसिंग वगैरह, ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं ये भी यूज़फुल होती है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जैसे हम लोग के यहाँ जो प्लानिंग कमीशन है जो कि अब नीति आयोग बन गया है। ठीक है, उनको भी बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो बेहतर निर्णय ले सकें। ठीक है, जैसे कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, प्लांट इम्प्लीमेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, यूज़फुल फॉर टू द बैंकर्स। बैंकर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है, वो अपनी पॉलिसी इस तरह से फ्रेम करते हैं ताकि वो जो आम जनजीवन है उनके अकॉर्डिंग चल सके। ट्रेड यूनियन लीडर्स, ठीक है, ट्रेड यूनियन लीडर्स भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्कर्स को देखते हैं कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर है कि नहीं, कहीं एक्सप्लॉयटेशन तो वर्कर्स का नहीं हो रहा है, लेकिन वो इन सब का ख्याल रखते हुए ये भी देखते हैं कि कंपनी उनको इस तरह से पे करे कि ना कंपनी का लॉस हो और ना ही एम्प्लॉय का लॉस हो। अब बिजनेसमैन, ये तो हम लोग जानते हैं, बिजनेसमैन सभी यूज़ करते हैं कि आखिर प्राइस क्या रखना है, प्रोडक्शन क्या रखना है, डिमांड क्या होगी, सप्लाई क्या होगी। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस देखते हैं। स्टेट्समैन क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्समैन्स होते हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, और बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं जो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी डेफिनेशंस देते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो इंटरनेशनल लेवल्स पे होती हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IBRD हो गया। ये सब क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व कहाँ से करेंगे, तो ये भी जो बेसिक्स चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन डेफिसिट क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल को डील करता है। ठीक है, क्या बता रहा है, इंडिविजुअल कंजम्पशन क्या है। ठीक है, पीपल क्या बता है, स्टडी ऑफ डिसीजन ऑफ द पीपल, कि लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं, टैक्स पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट की। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा हाइयर टैक्स रखेगा लोगों के पास उतना कम पैसा जाएगा, और जब कम पैसा जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो अल्टीमेट क्या होगा, रिसेशन की तरफ इकोनॉमी बढ़ेगी। फिर क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज का मतलब बैलेंस तरीके से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जब एक जगह कंसंट्रेट हो जाते हैं तो भी वो इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह एलोकेट हुए हों, पूरा स्कैटर हुए हों। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, माइक्रो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो इकोनॉमिक से, बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी क्या होती है, एफिशिएंसी हो जाती है। हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो ऑप्टिमम कॉस्ट में हो और ग्रोथ दें। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी। जो प्राइवेट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कंपनी हैं, फर्म हैं, वो आखिर किस तरह से चल रहे हैं, हम लोग को समझने में आसानी रहती है। कंडीशन ऑफ एफिशिएंसी, कि फर्म में कितनी एफिशिएंसी है, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एफिशिएंसी, इनका भी पता चलता है। फिर क्या है, वर्किंग इकोनॉमी विदाउट सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल मतलब क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से चल सकती हैं। इसके बाद क्या, स्टडी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, जहाँ पे प्रॉफिट को कम आंका जाता है या कम उसको प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस वेलफेयर को दी जाती है। जैसे जितने भी स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट है, वो इस तरह से इकोनॉमिक्स में प्लानिंग करती हैं कि जो लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी है उसका वेलफेयर हो, वो प्रॉफिट की तुलना में वेलफेयर को प्रेफरेंस देती हैं।
इसके बाद लिमिटेशन क्या है, अब हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे अब को क्या करता है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल को करता है, पूरी इकोनॉमी को नहीं करता है। इंडिविजुअल क्या शो करता है, कभी कभी इंडिविजुअल हमको बेहतर दिखते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमी में उतना वो ना हो। तो ये अलग अलग पिक्चर होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अलग पिक्चर दे रही होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अलग पिक्चर दे रही होती है। कुछ डाटा अनरियलिस्टिक होता है, अनचेंज रहता है। कभी कभी क्या होता है, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो उनके प्रेफरेंस हैं, जो उनकी एथिकल वैल्यूज़ है, जो उनके कल्चर हैं, वो अलग अलग होते जाते हैं, जिनकी वजह से ये ट्रू पिक्चर नहीं देती है। अब दूसरा क्या है, ये पूरी की पूरी जब गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो पूरी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग लेती है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही डील करती है। जब इंडिविजुअल को डील करती है तो यही एक उसकी सबसे मेन लिमिटेशन हो जाती है कि गवर्नमेंट उसको एज अ होल नहीं यूज़ करती है। आगे क्या है, आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।